सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को टेलीफोन पर बात की। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ आपसी हितों से जुड़े विषयों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीयू के गौरवमयी इतिहास को याद किया तो छात्रों से तमाम बातें भी साझा की। पीएम मोदी ने बताया कि यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य निष्ठा धृति सत्यम कैसे हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आज़ादी में डीयू की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि डीयू केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक आंदोलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में डीयू का लक्ष्य भारत को विकसित भारत बनाना होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर केंद्र और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में बनने वाले अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर 2 कॉफी टेबल बुक्स भी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि डीयू ने 100 वर्षों में अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने मेट्रो की सवारी कर दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया। पीएम मोदी ने आम यात्रियों की तरह मेट्रो में यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और कहा कि एक ही घर में 2 कानून कैसे चल सकता है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है। तमाम राज्यों में इसको लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। उत्तराखंड में जल्द ही इस पर बड़ी पहल हो सकती है। उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाई थी। कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं और लोगों से बात की। 4 जुलाई 2022 से शुरू हुए बैठकों के सिलसिले में अब तक 63 बैठकें हो चुकी हैं। शुक्रवार को कमेटी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया है और जल्द ही ये प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता प्रदेश की जनता की सहमति से लागू होने जा रही है। संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख और भाजपा सांसद सुशील मोदी का कहना है कि बैठक का किसी भी तरह से राजनीति से कोई संबंध नहीं है। कमेटी में विमर्श पत्र पर चर्चा होगी। देश में इस मसले पर जारी सियासत के बीच कांग्रेस समेत तमाम दल इसका विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी को विपक्ष के कुछ दलों का साथ मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट भी इसका सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करते दिख रहे हैं। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून, इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग का भेद नहीं होगा बल्कि विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने, संपत्ति पर समान कानून होंगे। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में थे तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल गौरव और विकास के साल रहे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमला बोला और कहा कि वो भ्रष्ट और तुष्टीकरण की नीति पर चलकर बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय करने वाली सरकार है। अमित शाह ने विपक्षी एकता पर भी निशाना साधा और कहा कि पटना में 21 पार्टी के लोग थे जो 21 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के खरगोन में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में विकास को अवरुद्ध कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी जनसभा की और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 27 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभ मिल रहा है। बम बम भोले के जयकारों के बीच जम्मू में भगवती नगर के आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए शुक्रवार तड़के रवाना किया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। उपराज्यपाल ने सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। यात्रियों के इस जत्थे का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने इन श्रद्धालुओं का दिल खोलकर अभिनंदन किया। भगवती नगर के आधार शिविर से रवाना हुआ यात्रियों का जत्था नुनवा बेस कैंप पहुंचा, जहां से वो शनिवार को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलेगा। श्रद्धालुओं ने यात्रियों के लिए किए गए प्रबंधों को सराहा। ध्यान रहे कि अमरनाथ यात्रा शनिवार से शुरू हो रही है। 62 दिन की ये यात्रा 31 अगस्त तक संपन्न होगी। इस बार यात्रियों के लिए संपर्क स्थापित करने, लंगर और चिकित्सा सुविधा के अधिक व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के मार्ग को सुगम बनाने के लिए यात्रा के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के तहत चप्पे चप्पे पर फोर्स और पुलिस की तैनाती की गई है। देश में शोध और नवाचार की संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि शोध और नवाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इससे विदेशों से हमारे प्रतिभाशाली लोग वापस आएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में शोध की संस्कृति को बढ़ावा देगा। शोध व नवाचार के लिए देश में क्षमता निर्माण विकसित करेगा। शोध क्षेत्र के लिए नीतियां बनाना इकोसिस्टम विकसित करने में मदद करेगा। उद्योग एवं शिक्षा जगत के बीच शोध एवं नवाचार के आदान प्रदान में सहयोग करेगा। तमाम हितधारकों की भागीदारी के लिए एक इंटरफेस तंत्र तैयार करेगा। इसका संचालन एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा। गर्मी की मार से बेहाल लोगों के लिए मानसून की बारिश राहत का संदेश लेकर आई है। हालांकि लगातार भारी बारिश से कई जगह सामान्य जीवन पर भी असर पड़ा है। देश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बरसात देखी जा रही है। यूपी के अधिकतर स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, औरैया, उन्नाव सहित प्रदेश के 40 से अधिक शहरों में बरसात हो रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अभी बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई इलाकों में खरीफ की बुआई करने वाले किसानों के लिए बारिश अच्छी खबर लेकर आई। बिहार के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश जारी है। बारिश से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में राजधानी पटना भी है, जहां कई क्षेत्रों में जल जमाव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और सिवान में भारी बारिश की बात कही है। मध्य प्रदेश में भी लगातार बरसात से जनजीवन पर असर पड़ा है। ग्वालियर, शिवपुरी और रतलाम में झमाझम बारिश से गर्मी से निजात मिली। वहीं जिंदगी की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग के मुताबिक नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, चंबल और सागर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर कलां, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और रतलाम जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी बारिश का जोर देखा जा रहा है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है।
गुजरात और महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि राज्य में 3 जुलाई तक भारी बारिश होगी। इसे देखते हुए महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी को अलर्ट किया गया है। राजधानी दिल्ली भी बरसात से अछूती नहीं है। शुक्रवार को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम में ये बदलाव गर्मी से निजात दिला रहा है। उत्तराखंड में बारिश का नतीजा भूस्खलन के रूप में देखा जा रहा है। जगह जगह भूस्खलन की वजह से सड़कें बाधित होने से यातायात पर असर पड़ रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने राज्य में 3 दिन के लिए वर्षा का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, टेहरी, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होती रहेगी। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कारण पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 5 दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी विश्व विरासत पर बैंकिंग प्रदर्शनी के उद्घाटन में शामिल हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को दुनिया भर में प्रसारित करें, क्योंकि हर कोई किसी न किसी तरह से कठिनाइयों से गुजर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग और अन्य कार्यालयों में हर स्तर पर प्रयास किए जाते हैं कि सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिले और इसमें हमें सफलता मिली है। एक छोटा सा ब्रेक। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। मिलिए सारा से, जो है हमारी सोशल मीडिया क्वीन। हेलो, कांग्रेचुलेशन मैम, आपने जीता है 1 लाख रुपए का इनाम। बस अपना OTP शेयर करें और रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सारा स्मार्ट है, वो मीम्स तो शेयर करती है लेकिन OTP नहीं। अब आप भी बन सकते हैं सारा की तरह साइबर सुपरस्टार। साइबर धोखाधड़ी www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 76 लाभार्थियों को प्रयागराज के लूकरगंज में बने फ्लैट्स की चाबियां सौंपी हैं। ये जमीन माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई है और अब इस पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के तीसरे रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए 849 युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए। उपराज्यपाल ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है और योग्य व्यक्तियों को चयन किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उसने शीर्ष अदालत में आज एक याचिका दायर की है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में दस्तावेजों के अभाव में कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट में अब 6 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। यूपी के बांदा शहर में एक तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर हो जाने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बांदा के डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने घटना के बारे में बताया कि 8 लोगों से भरी एक तेज रफ्तार कार एक ट्रक से टकरा गई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार के लिए सुपर फ्राइडे साबित हुआ। मजबूत खरीदारी के बाद सेंसेक्स, बीएसई और एनएसई निफ्टी ऑल टाइम हाई पर बंद हुए। पहली बार सेंसेक्स 64,000 के पार जाकर 64,718 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स में 800 अंकों की मजबूती आई। निफ्टी भी पहली बार 216 पॉइंट्स मजबूत होकर 19,189 अंकों के लेवल पर बंद हुआ।
विलय के महज एक दिन पहले एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भी जबरदस्त उछाल दिखा। शुक्रवार को बाजार में कारोबार बंद होने के बाद दोनों कंपनियों की बोर्ड की बैठक में विलय पर अंतिम फैसला होना है। जुलाई सीरीज के पहले दिन बाजार में बम्पर तेजी दिखी। इस दौरान ऑटो, पीएसयू, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी। मार्केट के बाकी शेयरों के इंडेक्स की बात करें तो बीएसई की मिड कैप इंडेक्स 0.67% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.51% चढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो मेटल को छोड़ सभी सेक्टर के इंडेक्स मजबूत होकर बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में रही और ये 2.5% मजबूत हुआ है। शुक्रवार के कारोबारी सेशन के दौरान बीएसई सेंसेक्स में 1.26%, जबकि एनएसई निफ्टी में 1.14% की तेजी देखी गई। पिछले 3 दिनों में सेंसेक्स में 1800 अंकों की मजबूती आई है। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 0.03% की तेजी के साथ $69.88 प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 0.12% की तेजी दर्शाता हुआ $74.43 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। पैन नंबर को आधार से लिंक करने की आज अंतिम तारीख है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अंतिम तारीख तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया गया तो 1 जुलाई 2023 से आपका पैन रद्द कर दिया जाएगा। पैन आधार लिंक नहीं करने के और भी कई नुकसान हैं। आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको ऊंची दर पर टीडीएस अथवा टीसीएस अदा करना होगा। आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण कारोबार मई में 1 करोड़ 6 लाख उच्चतम स्तर के पार पहुंचा। ये बीते जनवरी में दर्ज की गई संख्या से करीब 38% ज्यादा है। UIDAI द्वारा विकसित चेहरा प्रमाणीकरण समाधान करीब 47 निकायों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। इनमें राज्य सरकार के विभाग, केंद्र सरकार के मंत्रालय और कुछ बैंक भी शामिल हैं। अमेरिका की शीर्ष अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में विश्वविद्यालयों में नस्ल के आधार पर प्रवेश देने की सदियों पुरानी प्रथा पर रोक लगा दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे प्रवेश प्रक्रिया की सख्त जांच होनी चाहिए। मामला हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने हार्वर्ड और नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले नस्लीय आधार पर एडमिशन प्रोग्राम को खत्म करने का आदेश सुनाया। अदालत के फैसले पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत ने मिसाल से हटकर उच्च शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। अदालत के फैसले पर अमेरिका बंटा हुआ नजर आ रहा है। सत्ताधारी पार्टी ने जहां फैसले पर नाराजगी जताई है तो रिपब्लिकन नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले को अमेरिका के लिए महान दिन करार दिया। यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने कहा कि कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाएगा और कानून के तहत समानता को कायम रखेगा। दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी से बेहाल हैं। वहीं कनाडा के जंगल में लगी आग के धुएं से हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कनाडा के जंगलों में लगी आग के धुएं ने वॉशिंगटन डीसी समेत कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। कनाडा में प्रदूषण की वजह से आसपास के शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स अलर्ट रेड जोन में पहुंच गया, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के तहत स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद अस्वस्थ श्रेणी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार विस्कॉन्सिन और उत्तरी इलिनॉइस से लेकर मिशिगन और ओहायो से होते हुए न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और पूर्वी तट तक फैले हुए हिस्से में वायु गुणवत्ता अलर्ट प्रभावी रहा। आग से अब तक कुल कार्बन उत्सर्जन रिकॉर्ड 160 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं दुनिया भर में वर्षों से हो रही जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या के कारण अब वैज्ञानिकों को डर है कि दुनिया उस बिंदु के करीब पहुंच रही है जहां से वापसी संभव ना हो। कनाडा में लोगों को सुझाव दिया गया है कि अगर बाहर रहना जरूरी हो तो मास्क का उपयोग करें। वहीं जंगल की आग का धुआं और राख के कारण लोगों को खांसी और सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका से गर्मी का प्रकोप अमेरिका में जारी है। आने वाले दिनों में दक्षिणी मैदानी इलाकों, डीप साउथ, निचली मिसिसिपी घाटी और खाड़ी तट तक इसका विस्तार होगा।
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार खाड़ी क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में 4 जुलाई तक गर्मी जारी रहेगी। मैक्सिको में पिछले 2 हफ्तों में गर्मी से संबंधित कारणों से लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। मैक्सिको के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति सरदार बर्दिमुहामेदोव ने देश को पहली स्मार्ट सिटी अर्काडाक का उद्घाटन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नए शहर का उद्घाटन पूरे सम्मान और जोश के साथ हुआ। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। कोरिया में आयोजित हुई प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने ईरान को 42-32 से हराने में सफलता पाई। यह 8वीं बार है जब भारत ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का खिताब जीता है। भारत की ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम को विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। 40 वर्षीय मैरी कॉम को ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने पुरस्कार दिया। डूरंड कप ट्रॉफियों को दिल्ली में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी के साथ थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हरी झंडी दिखाकर ट्रॉफी टूर पर रवाना किया। डूरंड कप का 132वां संस्करण अगस्त में कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के मिडफील्डर मैसन माउंट के बीच अगले 5 सालों के लिए करार पर सहमति बन गई है। मैनयू और मैसन के बीच ये करार 55 मिलियन पाउंड में हुआ। ये करार जून 2028 तक वैध रहेगा। 20 जुलाई से शुरू होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड ने 23 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से इस विश्व कप का आयोजन कर रहे हैं। फ्रांस के मिडफील्डर एनगोलो कांटे ने बेल्जियम फुटबॉल के 3रे डिवीजन के क्लब आरई विटन को खरीद लिया है। कांटे को 1 जुलाई से क्लब का मालिकाना हक मिल जाएगा। मशहूर साइकिलिंग प्रतियोगिता टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण 1 जुलाई से बिलबाओ स्पेन में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 जुलाई को पेरिस में संपन्न होगी। 2023 के टूर में 22 टीम हिस्सा ले रही हैं। विंबलडन के शुरू होने से पहले जोकोविच ने लंदन में अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो के साथ एक प्रदर्शनी मैच खेला। इस मैच को जोकोविच ने 3रे सेट के टाई ब्रेक में 6-3, 3-6, 1-0 से जीता। पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कैरोलिन वोजनियाकी ने संन्यास लेने के 3 साल बाद प्रतियोगिताओं में वापसी की घोषणा की है। अमेरिकी टेनिस संघ ने कहा कि वो उन्हें अमेरिकी ओपन में भाग लेने के लिए वाइल्ड कार्ड निमंत्रण देगा। पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी कामिल मजक्रजक पर डोपिंग के कारण 13 महीने का बैन लगाया गया है। पिछले साल उन्हें डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। वो नवंबर से निलंबित हैं। स्पेन के फेलिसियानो लोपेज ने गुरुवार को अपने करियर का अंतिम मुकाबला खेला। 41 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी को घरेलू दर्शकों के सामने मैलोर्का ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार के साथ करियर का समापन करना पड़ा। सीन विलियम्स के शतक की मदद से जिम्बाब्वे ने आईसीसी विश्व कप क्वालिफायर के सुपर 6 चरण में ओमान पर 14 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही टीम भारत में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप में स्थान बनाने के करीब पहुंच गई है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सत्य प्रेम की कथा ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। फिल्म को क्रिटिक्स और पब्लिक से पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़ 25 लाख का बिजनेस किया है। सीबीएफसी ने फिल्म 72 हुर्रे के ट्रेलर को रिजेक्ट किए जाने की खबरों का खंडन किया है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को दिया है ए सर्टिफिकेट। संजय मिश्रा की शॉर्ट फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर ने एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन जीतने के बाद अब ऑस्कर के लिए क्वालिफाई किया है। ऑस्कर की शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको जगह मिली है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने चंद्रमुखी 2 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। इंस्टाग्राम पर रिलीज की घोषणा के साथ कंगना ने राघव लॉरेंस का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया। फिल्म इसी साल गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अब कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन एक नए रूप में जल्द लेकर लौट रहे हैं। कई वर्षों से दर्शकों की पसंद बना इस शो का नया प्रोमो जारी किया गया है। इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस ओटीटी पर रिलीज हो गई है। अनूप सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है।
अभिनेत्री सोनम कपूर की आने वाली फिल्म ब्लाइंड का ट्रेलर रिलीज हुआ। सोम मखीजा ने ब्लाइंड का निर्देशन किया है। देशभक्ति से लबरेज भोजपुरी अभिनेता रवि किशन की फिल्म 1922 प्रतिकार चौरी चौरा रिलीज हुई। रवि किशन के दमदार एक्टिंग की तारीफ हो रही है। अभिक भानु ने इस पीरियड फिल्म का निर्देशन किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।